दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण विमर्श 14 जुलाई 2025। हाल ही में महाराष्ट्र की त्रिभाषा नीति को लेकर उपजा विवाद यह दर्शाता है कि भाषा का प्रश्न भारत में केवल शैक्षणिक नहीं, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। हिंदी को तीसरी भाषा बनाने से सरकारी आदेश ने जहां कुछ वर्गों ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बल दिया, वहीं राज्य को क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े संगठनों ने इसे भारतीय भाषाई वर्चस्व के रूप में देखा। यह एक ऐसा विषय है जो भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में गहरे विमर्श की मांग करता है। दरअसल त्रिभाषा नीति का मूल विचार यह है कि छात्र अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं का ज्ञान हासिल करें। इससे न केवल विद्यार्थियों को अधिक भाषाओं का व्यवहारिक लाभ मिलता है, बल्कि भारत जैसे विविधता भरे देश में सांस्कृतिक संवाद और एकता को भी मजबूती मिलती है। यही कारण है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की बात कही तो यह एक स्वागत योग कदम था, लेकिन राजनीतिक दबाव के आगे यह प्रयास जिस तरह रुक गया वह न केवल चिंताजनक है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक अवांछित हस्तक्षेप की तरह भी देखा जाना चाहिए। त्रिभाषा नीति का पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देती है। कोई भी बच्चा जब अपने क्षेत्रीय परिवेश की भाषा का साथ साथ भारत के एक संपर्क भाषा हिंदी और वैश्विक भाषा अंग्रेजी सीखता है तो न केवल अपने राज्य का बल्कि देश और दुनिया का भी हिस्सा बन जाता है। वह सीमाओं से ऊपर उठता है और संवाद की एक नई दुनिया उसके सामने खुलती है। यह किसी राज्य को ताकत नहीं बना सकता कि उसके बच्चे 3 भाषाओं में दक्ष हो। दूसरा लाभ यह है कि त्रिभाषा नीति छात्रों को बहुभाषी बनने की दिशा में प्रेरित करती है। विज्ञान और शोध से यह बात प्रमाणित है, जो छात्र 2 या 3 भाषाओं में दक्ष होते हैं उनकी स्मृति क्षमता, समझने की शक्ति और तार्किक सोच अधिक तेज होती है। बहुभाषिता बच्चों में संवेदनशीलता, लचीलापन और सांस्कृतिक जागरूकता जैसे गुणों का विकास करती है। एक से अधिक भाषाओं में सोचना और सीखना बच्चों के दिमाग को ज़्यादा व्यस्त और सक्रिय रखता है। वे नई अवधारणाओं को जल्दी पकड़ने और भाषा की विविधता को चलते उनके सोचने का दायरा व्यापक हो जाता है। अलग अलग भाषाएं सीखने से बच्चों के भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है। वे अधिक खुले दिमाग के होते हैं और दूसरों की संस्कृति, भाषा और सोच को सम्मान देना सीखते हैं। महाराष्ट्र के लिए यह एक अवसर हो सकता था कि वह इस नीति को लागू कर एक उदाहरण प्रस्तुत करता। जो युवा 3 भाषाओं में संवाद करने में सक्षम होते हुए हर जगह प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान पाते हैं, वे अनुवाद, पर्यटन, प्रशासन, शिक्षा, IT जैसे क्षेत्रों में अधिक अवसर प्राप्त करते हैं। यह सोचने वाली बात है कि जब भाषा के नाम पर रोजगार छीनने की आशंका से राजनीति होती है तो वही त्रिभाषा नीति युवाओं को रोजगार में बढ़त दे सकती थी। जब एक मराठी बच्चा हिंदी भी जानता और एक बिहारी बच्चा मराठी सीखता तो वो एक दूसरे को नज़दीकी से समझते। भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संस्कृति की संवाहिका होती है। त्रिभाषा नीति भारतीय विद्यार्थियों को क्षेत्रीय राष्ट्रीयता और वैश्विक साहित्य के समृद्ध संसार से जोड़ती है। त्रिभाषा नीति एक पुल बनाती है जो भारत की विविधता को जोड़ने का काम करती है। यह एकता भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बनाए रखने के लिए शिक्षा में भाषाओं का मिश्रण आवश्यक है। एक बहुभाषीविद नागरिक पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवाद करने में सक्षम होता है। यह नीति व्यक्ति को बहुभाषिक बाजार की मांग के अनुरूप बनाती है, जिससे उनके सामने अवसर की सीमा नहीं रहती है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण का उपाय। त्रिभाषी नीति भारतीय भाषाओं के संरक्षण का एक दूरदर्शी उपाय है। वैश्वीकरण और अंग्रेजी के प्रभाव के चलते कई भारतीय भाषाएं हाशिए पर जा रही थी। यह नीति सुनिश्चित करती है कि हर क्षेत्र की भाषा न केवल पढ़ाई में बल्कि उनका साहित्य, व्याकरण और मौखिक परंपरा भी जीवित बने रहे। इस नीति के माध्यम से भारत अपने भाषाई धरोहर को नष्ट होने से बचाता है और उसे अगली पीढ़ी को सौंपता है।
भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि यह सॉफ्ट पावर भी है और त्रिभाषा नीति उसी सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकती हैं। आज जब दुनिया वैश्विक नागरिकता की बात कर रही है तब भारत को अपने नागरिकों को बहुभाषाविद बनाकर न केवल देश में संवाद की सेतु रचने की जरूरत है बल्कि विश्व मंच पर उन्हें सक्षम भी बनाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। त्रिभाषा नीति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का त्रिभाषा फॉर्मूला हमें स्मरण कराता है कि शिक्षा वही सार्थ है जो जड़ों से जुड़े हो, हृदय से निकले और जीवन में उतर सके। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक, अभिभावक और नीति निर्माता मिलकर इस नीति को केवल कागजी दस्तावेज न माने बल्कि इसे जीवन और कक्षा में उतारे। यही भारत को भाषाई, बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से एक नए युग में प्रवेश दिलाने की दिशा में एक ऐसा युग जहाँ भाषा से बंटवारे नहीं, जुड़ाव और जागरूकता की लहर उठे। कैलाश विश्नोई, उच्च शिक्षा के जानकार। राजनीतिक स्वार्थ से जुड़ा भाषा विवाद। भारत की ताकत उनकी भाषाई विविधता, लेकिन जब यही विविधता असहिष्णुता में बदलने लगे तो चिंता गहराने लगती है। महाराष्ट्र में मराठी के समर्थन में जिस तरह हिंसक रुझान सामने आए हैं वह एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं कि क्या हम अब भाषाई सहिष्णुता से दूर होते जा रहे हैं? क्या भारत में अब भाषा की विविधता एकता की नहीं टकराव की जननी बनती जा रही हैं? मराठी बनाम हिंदी की बहस दरअसल सतह पर भाषा की है, लेकिन भीतर से यह लड़ाई अवसरों की है, जैसे रोजगार की, सत्ता की और पहचान की। मुंबई और थाने जैसे इलाकों में जब हिंदी भाषियों का आगमन बढ़ा तो स्थानीय युवाओं में यह भावना घर कर गई कि उनकी नौकरियां छिन रही हैं। ऐसे में भाषा एक प्रतीक बन गई असुरक्षा की। क्या यह विवाद भाषा का है या रोजगार के असंतुलन का? मुंबई हमेशा से एक ऐसा शहर रहा है जो बाहर से आए हर व्यक्ति को जगह देता रहा, भाषा, जाति, धर्म की परवाह किए बिना। लेकिन मौजूदा घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। क्या अब इस शहर को एक भाषा मराठी की सीमा में बना जा रहा है? यदि ऐसा है तो यह न केवल मुंबई के आत्मा को चोट है बल्कि भारत के सबसे समावेशी शहर को सीमित सोच में ढलने की कोशिश है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में दशकों से रहते हैं, लेकिन मौजूदा विवाद ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उन्हें वहां अपना कहलाने के लिए लड़ना होगा। स्थानीय युवाओं को लगता है कि बाहरी लोग अधिक मेहनती हैं, अधिक हुनरमंद हैं और यहाँ डर धीरे धीरे भाषा के शक्ल में जुबान पर आ गया है। उन्हें लगता है कि उनकी मराठी केवल दीवारों पर बची हैं और नौकरियां हिंदी बोलने वालों ले जा रहे हैं। यह असुरक्षा कहीं गहरी है जिसे केवल भाषाई आंदोलन कह देना आसान है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। भारतीय लोकतंत्र का आत्मा उसकी भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में बसती है। यह वही देश है जहां संविधान हर नागरिक को अपनी भाषा, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है बिना किसी भेदभाव के। लोकतंत्र की खूबसूरती विविध मत, विचार और भाषा में है, लेकिन जब किसी एक भाषा को गौरव का प्रतीक बनाकर बाकी भाषाओं को द्वयम दर्जा दिया जाए तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। महाराष्ट्र में मराठी गौरव के नाम पर जो हिंसा हो रही है और धमकी दी जा रही है वह लोकतंत्र नहीं बल्कि भाषाई तानाशाही का चेहरा है। असली गौरव तब है जब हर नागरिक हर भाषा को बराबर माना जाए। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई और पुणे जैसे महानगरों में वैश्विक कॉरपोरेट संस्कृति के प्रसार और शिक्षा के प्रसार ने मराठी और हिंदी भाषाई को बीच संवाद और समझ को बढ़ाया है, लेकिन राजनीति में यह मुद्दा आज भी जीवित है। यह विवाद समय समय पर राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के तहत फिर से उछाला जाता है। इस पृष्ठभूमि को समझे बिना हम महाराष्ट्र की भाषा नीति या सामाजिक समरसता के प्रयासों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। मराठी बनाम हिंदी विवाद को राजनीति ने अनावश्यक रूप से उभारा है। हमें यह समझना चाहिए कि भाषाएं सांस्कृतिक धरोहर है, न कि सियासी हथियार। दोनों भाषाओं को सम्मान, महत्व देना होगा ताकि सामाजिक सद्भाव बने रहे। हमें समझना होगा कि भाषा का उद्देश्य संवाद है, न कि विवाद।
मराठी और हिंदी दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने से पहले स्थानीय समुदाय की राय लेनी चाहिए थी। सरकार को मराठी और हिंदी दोनों का सम्मान करते हुए एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो दोनों को साथ लेकर चले। मराठी बनाम हिंदी विवाद को सुलझाने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें दोनों भाषाओं को बिना किसी भेदभाव को बढ़ाया जाए। कैलाश बिश्नोई।